Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is systemic surgery nuggets. स्टार्ट करते हैं हम GIT एंड एब्डोमेन नगेट्स से, जो इसोफेगस की परफोरेशन होती है मोस्टली इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है, खासतौर पर फॉरेन बॉडी के रिमूवल की वजह से। और जो फॉरेन बॉडी होती है मोस्ट कॉमन फूड बॉलस होती है। ओके, तो जो इसोफेगस की परफोरेशन होता है इसमें सर्जिकल एम्फीसीमा होता है, नेक में और अपर चेस्ट में देखने को मिलता है। तो आपने एक्सरे कराना होता है, गैस्ट्रोग्राफिन कॉन्ट्रास्ट स्टडी करानी होती है, अगर नेगेटिव है तो डाइल्यूट बेरियम स्टडी एसिटी स्कैन कराना होता है। फॉर द परफोरेशन ऑफ सर्वाइकल इसोफेगस के परफोरेशन के लिए आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होता है। अगर एब्सेस है तो आपने पिनरोज ड्रिल लगानी होती है, लेकिन अगर कोई एब्डोमिनल इसोफेगस है तो आपने हमेशा सर्जरी करनी होती है। तो सर्जरी की इंडिकेशन क्या होती है? एब्डोमिनल इसोफेगस की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर सेप्टिक ओवरलोड है, मीडियस्टिनाइटिस है, प्लूरल का ब्रीच हो गया, या पोर हाफ सिंड्रोम है। थोरेसिक इसोफेगस पे आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होता है, लेकिन वंस अगेन अगर सेप्टिक लोड है, मीडियस्टिनाइटिस है, प्लूरल ब्रीच हो चुका है, मीडियस्टिनाइटिस है, तो आपने क्या करना होता है? सर्जरी करनी होती है। रिगार्डिंग द सर्जिकल ऑप्शन फॉर इसोफेगल परफोरेशन, तो अगर चार्ज लेकर 6 घंटे या इसोफेगस के परफोरेशन पे, तो आपने क्या करना होता है? प्राइमरी रिपेयर करना होता है। ओके, हमेशा आपने म्यूकोसा को स्ट्रेच करना होता है। अगर 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो एडीमा डेवलप हो जाता है। दैट इज वाई आपने प्रोक्सिमल एंड को बाहर लेके आना है। ओके, जो डिस्टल एंड है उसको आपने क्लोज कर देना होता है। प्रोक्सिमल एंड को बाहर लेके आगे, डिस्टल एंड को आपने क्या किया? क्लोज कर दिया। और फीडिंग के लिए फीडिंग जुजिनोस्टमी दे दिया। ओके, इसके बाद आपने ना क्लोन का या जुजिनम का ग्राफ्ट आपने लगा देना होता है। ओके, ठीक हो गया। और जिस प्रोक्सिमल एंड को आपने बाहर लेके आए थे वहाँ से आपने इसको ड्रेन करना है बाय प्लेसिंग टी ट्यूब और लोकल ड्रेन्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं अर्ली एंडोस्कोपी। अर्ली एंडोस्कोपी मैंडेटरी होती है फॉर द corrosive esophageal इंजरी। ओके, अगर corrosive esophageal इंजरी है तो आपने एंडोस्कोपी जरूर करनी होती है। क्लियर? स्किल्ड एंडोस्कोपी आपने करनी होती है और फॉलो अप एंडोस्कोपी करनी है, लेकिन कभी भी आपने एनजी एस्पिरेशन नहीं करनी है क्यूट क्रॉसिव इंजरी में। और 1 सेकंड यहाँ पे भी आप फीडिंग जुजिनोस्टमी करोगे तो इसोफेजियल परफोरेशन में, और इसमें आप फीडिंग जुजिनोस्टमी करते हैं। इसोफेजियल डायवर्टिकुला में भी ट्रैक्शन और पल्शन डायवर्टिकुला। ओके, ठीक हो गया। तो जो ट्रैक्शन हो सकती है पल्शन डायवर्टिकुला हो सकता है। जो जेनकर डायवर्टिकुला होता है ये पल्शन डायवर्टिकुला होता है, जो कि अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर के ऊपर देखने को मिलता है। क्लियंस ट्रायंगल में आपको देखने को मिलता होता है, क्लियंस डीसेस में आपको देखने को मिलता है। क्लियंस डीसेस कहाँ पड़ा होता है? क्रिकोफरेंजिस और थायरोफरेंजिस के दरमियान में आपको देखने को मिलता होता है। इसोफेगस के डायवर्टिकुलम दो तरह के होते हैं, पल्शन और ट्रैक्शन। जो पल्शन होते हैं इन पर इंट्रालुमिनल प्रेशर बढ़ता है। ओके, और इंटरल्यूबियर प्रेशर बढ़ने की वजह से म्यूकोसा की आउट पाउचिंग होती है। ट्रैक्शन वाले जब होती है जब कोई क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। क्लियर? ठीक हो गया। तो जो जेंकर डायवर्टिकुलम होता है इसमें क्लियन डिसेंस में आपको डायवर्टिकुलम देखने को मिलता होता है। पल्शन डायवर्टिकुलम होता है, स्लो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड होती है बिटवीन द मील। और आपको क्या देखने को मिलता है? फुल स्वेलिंग ब्रेथ है, इसको बोलते हैं हेलिटोसिस। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है? लंग की एब्सेस हो सकती है, ट्रैकिया की कंप्रेशन हो सकती है, डिस्निया वगैरह हो सकता है। डायग्नोस करने के लिए बेरियम सारा करते होते हैं और एंडोस्कोपिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इसमें। ठीक हो गया, फट जाएगा। और क्रिकोफेरेंजियल बायोटॉमी करते हैं विद एक्सियन या डोलमैन प्रोसीजर करते होते हैं। क्लियर? सही हो गया। आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बैरेट इसोफेगस के बारे में। बैरेट इसोफेगस क्या होता है? कलमनर मेटाप्लेजिया होता है लोअर इसोफेगस का, एडिनोकार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता होता है। ओके, तो इसमें आपने अगर किसी को रिफ्लेक्स हो रहा तो आपने पीपीआई देना और एंडोस्कोपी से फॉलो अप करना होता है। अगर से मेटाप्लेजिया तो आपने 2 से लेकर 3 साल पे आपने फॉलो अप करना होता है। अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया तो आपने हर 6 महीनों के बाद या 6 से लेकर 12 महीनों के बाद एंडोस्कोपी करानी है। और अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फोटोडायनामिक थेरेपी आर्गोन लेजर से उड़ा देना है, या फिर इसोफेजेक्टमी कर देंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो कि स्टमक में हम करते होते हैं? लाइक नंबर 1 रिकरेंस हो सकता है कि डिजीज जिसको आपने ठीक किया वापस आ गया। नंबर 2 डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, डंपिंग सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नंबर 3 अल्कली रिफ्लेक्स या बाइल रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, पोस्ट वेगोटमी डायरिया हो जाएगा, गैस्ट्रिक कैंसर, गाल स्टोन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और मोस्ट कॉमन होती है आयरन की और B12 की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, मैल अब्जॉर्प्शन या एपेटाइट रिड्यूस हो सकती है। इंपॉर्टेंट है डंपिंग सिंड्रोम, पहले बता रहा हूँ ये जरूर आएगा डंपिंग सिंड्रोम। ओके, जो अर्ली डंपिंग होती है हाइपोवोलीमिया की वजह से होती है, जो लेट डंपिंग होती है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से देखने को मिलती है। क्यों होती है? गैस्ट्रिक रिसेक्शन होगा ना। ओके, तो गैस्ट्रिक रिसेक्शन होगा तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलती होती है। अर्ली डंपिंग 5 से लेकर 45 मिनट के अंदर होती है। स्वेटिंग, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, टैकीकार्डिया, नोजिया, फ्लशिंग, डायरिया आपको देखने को मिलता है। अवॉइड कैसे करोगे? स्मॉल ड्राई मील होगे, फ्लूइड को अवॉइड करोगे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करोगे। क्लियर? लेट डंपिंग में आपको हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर्स मिलते हैं, स्वेटिंग, ट्रेमर, डिजीनेस, फेंटिंग, पाल्पिटेशन। अगर रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस हो जाता है तो आपने कोलिस्ट्राइमिन और मेटाक्लोप्रामाइड से आपने ठीक करना होता है। ओके, लेकिन अगर परसिस्टेंट है रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस तो फिर आपने क्या करना होता है? इनिशियली तो आपने कोलिस्ट्राइबिन या मेटाकोलोप्रामाइड इस्तेमाल कर लिया जो कि गैस्ट्रोकाइनेटिक एजेंट होता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपने क्या करना होता है? आपने डाइवर्ट करना होता है डूडिनम के कंटेंट को अवे फ्रॉम द स्टोमक। इसको बोलते हैं रो एक्स एंड वाई गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी विद एन इंटेस्टिनल लिम्ब ऑफ 50 to 60 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट रिफ्लक्स। सिंपल रो एक्स एंड वाई गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी। या अ पेशेंट ऑन क्रॉनिक एनसेट और पेप्टिक अल्सर डिजीज है, कोई पेशेंट क्रॉनिक एनसेट पे या पेप्टिक अल्सर डिजीज का हिस्ट्री है। ओके, और स्मोकर भी है, सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन है और डिस्टेंशन आना शुरू हो गया है, पैरोटिनाइटिस वाले फीचर
है तो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है। एक्सरे करा लोगे, गैस अंडर द डायफ्राम मिलता है, नीमोपेरिटोनियम मिलता होता है। ट्रीटमेंट के अंदर रिससिटेशन करोगे, लेप्रोटमी करोगे अपर मिड इंसियन के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी को वाश चलोगे नॉर्मल सलाइन के साथ। ओके, परफोरेशन को लोकलाइज करोगे, अगर डूडिनम में परफोरेशन है तो ग्राहम्स ओमेंटोपेक्सी है, अगर गैस्ट्रिक में परफोरेशन है तो सिंपल वेज रिसेक्शन है और बायोप्सी लोगे, मल्टीपल बायोप्सी या ग्राहम्स पैच वगैरह करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है हेपेटिक एडिनोमा। हेपेटिक एडिनोमा ओसीपी से एसोसिएटेड होता है, यंग वुमेन में देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसमें कोई कुफर सेल आपको देखने को नहीं मिलते होते, इसमें इंट्रापेरिटोनियल ब्लीडिंग हो जाएगी और ये मैलिग्नेंसी करा सकता होता है। डेट इज वाई आपने बायोप्सी लेनी है और सर्जिकल एक्सीजन करना होता है। नेक्स्ट है फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया, ट्रॉमा की वजह से होता है। सेंट्रल स्टीलर स्कार होगा विद रेडिएटिंग सेप्टा, सेंट्रल स्टीलर स्कार होगा विद रेडिएटिंग सेप्टा जो कि मैस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें कुफर सेल होते हैं, डेट इज वाई आप इसको सल्फर कोलाइड न्यूक्लियर स्कैन से डिटेक्ट कर सकते हैं। प्री मैलिग्नेंट नहीं होता, जबकि वो आपका प्री मैलिग्नेंट था हेपेटिक एडिनोमा वाला। और हेपेटिक एडिनोमा में सर्जिकल रिसेक्शन थी, इसमें कुछ भी नहीं करते होते। डायलेटेड इंट्राहेपेटिक डक्ट बिकॉज ऑफ कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस, तो वो कैरोलिड डिजीज होता है। टाइप 5 कोलोरेक्टल सिस्ट होता है। क्लियर, इसके बाद है कि इट में लीड टू बिलियरी स्टेसिस और स्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इन्फेक्टेड है, कोलेंजाइटिस है, तो अपने एंटीबायोटिक से ठीक करना होता है। बाइल को ड्रेन करना होता है और लीवर के सेगमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं या फिर लीवर के ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं लास्ट रिजॉर्ट में। इसके बाद सप्लीन एनक्यूली क्या होता है, एसेसरी सप्लीन होती है, 10 से लेकर 30% में देखने को मिलती है। ज़्यादातर सप्लीन के हाइलम में होती है, लेकिन सप्लीन का लिगामेंट्स में भी हो सकती है। कौन से लिगामेंट होते हैं, गैस्ट्रोसप्लेनिक और लीनो लिगामेंट होते हैं। कोई भी पेशेंट कोई भी पेशेंट जिसकी सप्लीनेक्टमी हुई है, कोई हिमाटोलॉजिकल डिजीज में, फॉर एग्जांपल हेरिडिटरी सफेरोसाइटोसिस है, आईटीपी है, तो इस केस में आपने सप्लीन एनक्यूली को जरूर देखना होता है बिकॉज ये रिकरेंस के साइड होते हैं। सप्लीनिक आर्टरी एनेरिज्म मोर कॉमन होता है फीमेल में प्रेगनेंसी में, और अगर ये सिम्टोमेटिक हो या 2 सेंटीमीटर से ऊपर का हो तो आपने इम्बोलाइजेशन या सप्लीनेक्टमी करते होते हैं। इसके बाद जो सप्लीनिक इन्फेक्शन होता है, सप्लीनिक इन्फेक्शन माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज की वजह से हो सकता है, या सिकल सेल की वजह से, या वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है। और जब भी सप्लीनिक आर्टरी एनेरिज्म को कब ठीक करोगे, सिम्टोमेटिक हो 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो। सप्लीनिक इन्फेक्शन को कब ठीक करोगे, इन्फेक्शन हो या एब्सेस हो, सप्लीनेक्टमी कर देनी है। ओके, इसके बाद आईटीपी है। आईटीपी में सप्लीनेक्टमी कब करती है, जब स्टीरॉयड थेरेपी फेल हो गई है या 2 से ज़्यादा रिलैप्स आपको देखने को मिल रहा है या मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो चुका है और आईटीपी वगैरह परसिस्टेंट है। ओके, सर्जरी से पहले अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन देना, और जैसे ही आपने सप्लीनिक आर्टरी की लाइगेशन कर दिया तो आपने प्लेटलेट्स मजीद नहीं देने, क्योंकि रीबाउंड थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रहा होता है 2 वीक्स बिफोर द सप्लीनेक्टमी। सप्लीनेक्टमी अगर इलेक्टिव सप्लीनेक्टमी करनी है 2 हफ्ते पहले आप निमोकोकल, मेनिंजोकोकल और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन दे दोगे, और अगर इमरजेंसी में करनी पड़ गई है तो आप फौरन दे दोगे एज सून एज आफ्टर द सर्जरी बिफोर द डिस्चार्ज, यानी 2 हफ्ते के बाद दे दोगे। ओके, इसके बाद है हेरिडिटरी सफेरोसाइटोसिस में सप्लीनेक्टमी 6 साल की बात करते होते हैं, और सप्लीनेक्टमी करने से पहले अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना टू रूल आउट गॉलस्टोन। कोलोरेक्टल सिस्ट क्या होती है, डायलेटेशन ऑफ एक्स्ट्राहेपेटिक एंट्राहेपेटिक बिलियरी सिस्टम होता है। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, लाइक फॉर एग्जांपल टाइप 1 में क्या होता है कि एक्स्ट्राहेपेटिक क्या आपको देखने को मिलती होती है, टाइप 2 में सीबीडी का डायबिटिक आपको देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा, टाइप 1 फ्यूजिफॉर्म एक्स्ट्राहेपेटिक है, टाइप 2 आपका सीबीडी का डायबिटिकुलम है, टाइप 3 इंट्रापेनक्रियाटिक सिस्ट होती है, टाइप 4 में इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों आ जाते हैं, और टाइप 5 में आपका सिर्फ आ जाती है इंट्रा आ जाती होती है। आपके अल्ट्रासाउंड कराना होता है, बेस्ट आपका एमआरसीपी होता है। आपने ट्रीटमेंट क्या करना होता है, सिस्ट की एक्सीजन करनी होती है, रो एक्स एंड वाई हेपेटिक और जुजिनोस्टमी करनी होती है। जो कोलोरेक्टल सिस्ट होती है कोलेंजियोकार्सिनोमा करवा देती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है परफोरेशन एंड एब्सेस इन डायवर्टिकुलम। अगर डायवर्टिकुलम में परफोरेशन या एब्सेस हो गए तो आपने इसमें सर्जरी करनी होती है। अब एब्सेस हो गया तो सबसे पहले आप एब्सेस को ट्रेन करोगे, परक्यूटेनियस ट्रेन करोगे, फिर आप उस पार्ट की रिसेक्शन कर दोगे, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दोगे। और एक बात रट्टा मार लेना, अगर परफोरेशन हो जाती है तो आपने हार्टमैन्स प्रोसीजर करना होता है, या फिर रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस वगैरह कर दोगे, रिसेक्शन एंड एक्सटरलाइजेशन कर दोगे। क्लियर, जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस क्यू कंट्रास्ट इन सिटी स्कैन होता है। नॉर्मली डायवर्टिकुला के लिए हम बेरियम स्टडीज कराते हैं, लेकिन यहाँ पे बेरियम एनीमा और कोलोनोस्कोपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है बिकॉज फट जाएगा, आपने सिटी स्कैन कराना होता है। क्लियर, इसके बाद जो क्लोनिक डायवर्टिकुला होते हैं, एक्वायर्ड डिजीज होती है, सूडो डायवर्टिकुला होते हैं, सिग्मॉइड में ज़्यादा देखने को मिलती है, कभी भी रेक्टम को इन्वॉल्व नहीं करते क्योंकि इसकी मसल लेयर कंप्लीट होती है और वो टीनिया में स्प्लिट नहीं होता। में लीड टू फिस्टुला फॉर्मेशन, कोलोवेजाइकल फिस्टुला बन जाता होता है डायवर्टिकुला वाले पेशेंट में। डायवर्टिकुलासिस में बेरियम एनीमा और कोलोनोस्कोपी करती होती है। बेरियम एनीमा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, इसमें आपको 60 होता है देखने को मिलती है। अगर किसी पेशेंट को पेल्विक लीवर एब्सेस हो, पहले मेट्रोनिडाजोल देनी होती है, लेकिन पायोजेनिक लीवर एब्सेस हो जिसमें चारकोल ट्राइड होता है, फीवर राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन होता है, जॉन्डिस आपको देखने को मिलता है, तो इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन करनी होती है, परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करनी होती है। क्लियर, सही हो गया। और अंडरलाइन कॉज को ठीक करना होता है। जो फेमरल हर्निया होता है, इट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया होता है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें स्ट्रैंगुलेशन होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। इंफीरियर लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, राइट साइड पे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी जो इंगोइनल और फेमरल हर्निया दोनों राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन होती है। स्ट्रैंगुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है। आपने इसको इंगोइनल हर्निया, सैफनस वेरिक्स,
फेमरल लिम्फ नोड, लाइपोमा, फेमरल एन्यूरिज्म, सोर्स एब्सिस से डिफरेंशिएट करना है। ट्रीटमेंट के अंदर लोकवुड, लुथीसियन और मैकॉर्डिया। लोकवुड इंफ्रा इंग्वानल होता है, लुथीसियन ट्रांस इंग्वानल होता है, मैकॉर्डी हाई इंग्वानल होता है। जो फेमरल हर्निया होता है इसमें ज़्यादा स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस होते हैं, दैट इज़ वाई आपने हमेशा रिपेयर करना होता है। जो इंटरेक्ट होता है ज़्यादातर इंटरेक्ट, ये मोस्ट कॉमन हर्निया होता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक हो गया। और जो इंटरेक्ट और फेमरल हर्निया दोनों राइट साइड पे ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके बाद जो इंग्वानल हर्निया होता है मोस्टली फीमेल्स में होता है, मेल में होता है सॉरी। और ये इनडायरेक्ट वाला आपको यंग में देखने को मिलता है, डायरेक्ट वाला एल्डरली में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट के अंदर हर्नियोटमी कर सकते हैं, हर्नियोरेफी कर सकते हैं, मैश रिपेयर कर सकते होते हैं, ये लैप्रोस्कोपी रिपेयर करते होते हैं। अगर पेशेंट सर्जरी को रिफ्यूज़ करता तो अपने ट्रस्ट इस्तेमाल करना होता है। ओके, अच्छा, जो हर्नियोरेफी है इसमें बेसिनीज शॉल्डिस रिपेयर आता है, बेसिनीज शॉल्डिस और डसाडा रिपेयर आता है। अम्बिलिकल हर्निया कॉनिकल इन शेप होता है, ठीक है, बच्चों में रियरली स्ट्रैंगुलेट होता है, तो आपने क्या करना होता है, स्पॉन्टेनियसली देखना होता है। अगर 4 साल तक है तो आपने क्या, अगर 4 साल तक वेट करना होता है, अगर नहीं ठीक हुआ तो आपने हर्नियोरेफी करनी होती है। इसके बाद अगर पैराम्बिलिकल हर्निया 1 सेंटीमीटर से कम का तो डाउन रिपेयर, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर का तो मायो रिपेयर, और 2 सेंटीमीटर से ऊपर का तो मैश रिपेयर आता है। गैस्ट्रिनोमा मोस्टली मैलिग्नेंट होती है, गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल पे आपको देखने को मिलती है, मेनवन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होते हैं। अब इसमें ना फास्टिंग गैस्ट्रिक लेवल क्या होता है, 1000 पिकोग्राम से ज़्यादा देखने को मिलता होता है। क्लियर, गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल में होती है, मेनवन में होती है, 1000 से ज़्यादा होता है। कन्फर्मेशन के लिए आप सेक्रेटिन स्टिमुलेशन टेस्ट करा लोगे, जिसमें क्या दोगे, जिसमें सेक्रेटिन देने के बाद जो होगा गैस्ट्रिन का लेवल 200 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ओके, आफ्टर डूइंग लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी के बाद आपने कोलोस्टमी जरूर करनी होती है इफ गट इज नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन अगर राइट हेमिकोलेक्टमी किया तो आप नास्टोमोसिस आराम से क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी नीड ऑफ कोलोस्टमी। ओके, ठीक हो गया। यानी वो कह रहे हैं कि लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी में आपने कोलोस्टमी जरूर करनी होती है अगर गट को प्रिपेयर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी, उसको ठीक करना पड़ेगा, तो इस केस में आपने कोलोस्टमी जरूर क्रिएट करनी है। लेकिन राइट हेमिकोलेक्टमी में कोलोस्टमी की जरूरत नहीं होती। सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन है विद द टाइल लाइक रिजिडिटी, टाइल लाइक का मतलब है बोर्ड लाइक रिजिडिटी है। ओके, और एक्सरे में आपको ओमेगा साइन आपको देखने को मिल रहा है, ओमेगा साइन का मतलब है सिग्मॉइड वाल्वुलस होता है। डू रिजिड सिग्माइडोस्कोपी, ओके, डू रिजिड सिग्माइडोस्कोपी, रिजिड सिग्माइडोस्कोपी करनी होती है क्योंकि डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है। ओके, लाइक इसमें क्या होगा, इसमें आप रिड्यूस करोगे, फिलेटस ट्यूब से रिड्यूस कर सकते होते हैं। अगर फेल हो जाती है तो आपने लेप्रोटमी करनी होती है, और अगर टिश्यू डेड हो चुका है तो आपने रिसेक्शन करना, डबल बैरल आपने करनी होती है, यानी सिग्माइड कोलेक्टमी और कोलोस्टमी करनी होती है। ओके, इफ वाइबल है तो सिग्माइड कोलेक्टमी और हार्ट बने प्रोसीजर है, ठीक हो गया। इसके बाद मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मैकल्स डायवर्टिकुलम, तो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, बच्चों में देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको डायवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंटरसेप्शन हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, हर्निया ऑफ लिटर हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेक्नीशियन 99 स्कैन होता है जिसमें गैस्ट्रिक म्यूकोसा और ब्लीडिंग डायवर्टिकुलम को देखोगे। एंजियोग्राफी के अंदर वाइट लो इंटेस्टिनल आर्टरी वगैरह को देखते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर सेगमेंटल रिसेक्शन और मैकल्स डायवर्टिकुलेक्टमी है, सेगमेंटल रिसेक्शन और मैकल डायवर्टिकुलेक्टमी आ जाता है। जो मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मैलिटी होती है जीआईटी की। अगर आपने सर्जरी किया, अगर आपको साइलेंट मैकल डायवर्टिकुलम मिला उसको उस वक्त निकालना है जब उसका मुंह क्या हो गया हो, नैरो हो गया हो या थिक वाल हो चुका हो। मैकल डायवर्टिकुलम की अपनी ब्लड सप्लाई होती है। इसके बाद कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है। कोलेंजियोकार्सिनोमा क्या होता है, एडिनोमा होता है, इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस का मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होती है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस या फिर कोलोटोकालसिस होते हैं, रट्टा मार लेना आपने। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, ईआरसीपी होता है। लेकिन अगर कोई ट्यूमर कॉन्फ्लुएंस के ऊपर है, क्लार्क स्किन ट्यूमर है, तो आपने पीटीसी कराना होता है। ट्रीटमेंट के अंदर रिसेक्शन है, बाईपास है, बिलियो इंटेरिक एनास्टोमोसिस और स्टेंटिंग आ जाता है। मोस्ट कॉमन मेसेंटेरिक सिस्ट काइलोलिम्फेटिक होती है, यानी मेसेंटेरिक सिस्ट दो तरह की होती है, काइलोलिम्फेटिक और एंटीरोजीनस। जो काइलोलिम्फेटिक होती है कमजोर होती है, थिन वाल्ड होती है। ओके, इसके बाद इसकी इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होती है और इसको इन्यूक्लिएशन से ठीक करना होता है क्योंकि इसकी अपनी ब्लड सप्लाई है। ओके, जबकि एंटीरोजीनस क्या होती है, एंटीरो मोटी होती है, उसकी कॉमन ब्लड सप्लाई होती है, दैट इज वाई अपने इंटेस्टाइन के साथ रिसेक्ट करना होता है। एक्लेजिया कार्डिया में और हर्शबर्ग डिजीज में दोनों में कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन और डायलेटेड होते हैं। लेकिन एक्लेजिया कार्डिया में जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन है उसका नॉर्मल गैंग्लिया होता है, जो डायलेटेड पोर्शन है उसमें गैंग्लिया नहीं होता। जबकि हर्शबर्ग डिजीज में जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन है उसमें कोई गैंग्लिया नहीं होता और जो डायलेटेड पोर्शन है वो नॉर्मल होता है। ओके, जो नर्व ट्रंक होते हैं हर्शबर्ग डिजीज में उसकी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती होती है। मोस्ट कॉमन साइट्रेक्टम होती है। रिस्क फैक्टर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम या फेमिलियल हो सकता है। न्यू नेटवे मिकोनियम की डिलेड पैसेज आपको देखने को मिलता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, पिलस वॉमिटिंग होती है। बच्चों में क्या होता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, फेलियर टू थ्राइव आपको देखने को मिलता होता है। वन सेकंड, इन्वेस्टिगेशन और चॉइसेस फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी आ जाएगा, बेरी मनीमा करा लोगे, कोनिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनोरेक्टल मैनोमेट्री आप करा लोगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, आपने पहले कोलोस्टमी करनी होती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, और आपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को आपने देखना होता है। अगर बच्चा का वेट 10 kg से ऊपर है तो आपने रेक्टल पुल थ्रू प्रोसीजर कर लिया। स्वेंसन दुहामिल स्वावी प्रोसीजर होती है। स्वेंसन में पुल थ्रू है, स्वावी में ट्रांसेक्शन एंड द एनास्टोमोसिस विद अ स्लीव म्यूकोसेक्टमी ऑफ एनल केनाल है। उसके अलावा दुहामिल है और ट्रांस एनल या मायोमेक्टमी वगैरह आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एंजियोडिस्प्लेजिया, एवी मालफॉर्मेशन होता है सेंडिंग कोलोन का, 50 साल से ऊपर आपको देखने को मिलता होता है। मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, एवी मालफॉर्मेशन ऑफ सेंडिंग कोलोन है, सिक्का में देखने को मिलती है और ये एसोसिएटेड होता है इरोटिक स्टेनोसिस और वॉन विलिबरा डिजीज के साथ। दिस इज कॉल्ड हाइड सिंड्रोम। डायग्नोसिस में एंजियोग्राफी करा लोगे, कोलोनोस्कोपी करा लोगे। ओके, एंजियोग्राफी वेसल को देखने के लिए कोलोनोस्कोपी है और टेक्नीशियन 90 स्कैन आ जाता है। और ट्रीटमेंट के अंदर एक्सीजन या कोलेक्टमी है।
मोस्ट कॉमन साइड ऑफ स्मॉल बाउल डायवर्टिकुला, स्मॉल बाउल में जो डायवर्टिकुला होता है जुजिना में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जो डुडिनल डायवर्टिकुला होते हैं वो सेकंड या थर्ड पार्ट में देखने को मिलते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डायवर्टिकुला होते हैं मेसेंटेरिक बॉर्डर में होते हैं, लेकिन जो मैकल डायवर्टिकुलम होता है एंटी मेसेंटेरिक बॉर्डर में देखने को मिलता है। और मैकल डायवर्टिकुलम में रूल ऑफ टूज आपने रट्टा मार लेना कि 2 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ओके 2% में देखने को मिलता है। 2 फीट अवे फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन, ये रट्टा मार लेना 2 इंचेस इन लेंथ होता है, पता नहीं ऐसा कुछ है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आगे आ जाती है क्रोनिक डायवर्टिकल एक्वायर्ड डिजीज होती है मोस्ट कॉमन। ये सिग्मॉइड में आपको देखने को मिलते हैं, ये तो रिपीट हो रहा है। दे नेवर इन्वॉल्व द रेक्टम, क्योंकि इसकी वाल कंप्लीट होती है, टीनिया में सेपरेट नहीं होती। कोलोबोजैकल फिस्टुला बन सकता होता है डायवर्टिकुलोसिस में। बेरियम एनीमा कोलोनोस्कोपी कराती है, 60 अपीयरेंस होती है। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस फॉर एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस में कॉन्ट्रास्ट इन सिटी स्कैन करना होता है, कभी भी बेरियम एनीमा कोलोनोस्कोपी नहीं करना, अदरवाइज फट जाएगा कोलोन। अनकॉम्प्लिकेटेड डायवर्टिकुलाइटिस तो कंजर्वेटिव है, अगर परफोरेशन या एब्सेस हो गया तो आपने इसको मैनेज करना होता है सर्जरी से। अगर एब्सेस हो गया तो आपने स्पॉट को ड्रेन करना होता है, फिर इसके बाद आपने रिसेक्शन और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। अगर परफोरेशन हो चुकी है तो आपने हार्टमैन प्रोसीजर, रिसेक्शन, एक्सटर्नलाइजेशन करनी होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस लेस कॉमन इन स्मोकर, दैट मीन स्मोकर ये प्रोटेक्टिव होता है। पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में ब्लडी डायरिया आपको देखने को मिलता है विद म्यूकस, ब्लडी डायरिया विद म्यूकस देखने को मिलता है। लॉस ऑफ हॉस्ट्रेशन ऑन द बेरियम एनीमा, ओके बेरियम एनीमा में हॉस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। सूडोपोलिस आपको देखने को मिलते होते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इन्वॉल्व, ओके जो मोस्ट कॉमन साइड होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको देखने को मिलती होती है। इट में लीड टू टॉक्सिक मैगाकोलोन इंडिकेटेड बाय कि क्लोन का डायमीटर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर से बड़ा का होगा, ओके। टॉक्सिक मैगाकोलोन कब लेबल करते हैं, जब क्लोन का डायमीटर 6 सेंटीमीटर से बड़ा का होता है। कब आपने सर्जरी करनी है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जाकर डिस्प्लेजिया, कैंसर है, पैरोटिनाइटिस है, इंटेस्टिनल परफोरेशन है, न्यूप्लेजिया या फिर कोई टॉक्सिक मैगाकोलोन है, इस केस में आपने करनी होती है, ओके। फुलमिनेंट डिजीज है, कुछ सीवियर डिजीज है, फीवर, टैकीकार्डिया, हाइपोअल्बुमिनिया, ये सारा ट्रू लविट्स क्राइटेरिया बता रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर, हार्ट रेट, ईएसआर, ओके। इसके अलावा आपका हार्ट रेट आ जाता है, मूवमेंट ऑफ बॉवेल है और ब्लीडिंग आ जाती होती है, क्लियर। क्रॉनिक एनीमिया, क्रॉनिक डिजीज विद एनीमिया, टिनेसमस, अर्जेंसी है, ठीक हो गया। क्रॉनिक डिजीज विद एनीमिया इसमें आपने करनी होती है। सर्जिकल ऑप्शन के अंदर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इलियोइनल पाउच एनास्टोमोसिस होता है। इसके अलावा टोटल प्रोक्टोकोलेक्टमी या रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टमी कर सकते हैं। जब आपने रेक्टम और क्लोन को निकाल दिया तो आप क्या कर दोगे, इलियोस्टमी कर दोगे फॉर एंड इलियोस्टमी। ये टॉक्सिक मैगाकोलोन में या ओल्ड पेशेंट में करते हैं। जो प्रेफर्ड इलेक्टिव होती है वो आपकी रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकोलेक्टमी विद इलियोइनल पाउच एनास्टोमोसिस होता है, पार्क सर्जरी होती है, बाकी हमारे किसी काम के नहीं है। कोक्स देख लो, इलियोस्टमी होती है विद अ कॉन्टिनेंट इंट्रा एब्डोमिनल पाउच है। जिसको अपन लिगेंड ट्रांसफॉर्मेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस में बढ़ जाते हैं, ओके। कब बढ़ जाती है, अगर कोई पैनकोलाइटिस है, डिजीज चाइल्डहुड में स्टार्ट हो रहा है या लॉन्ग ड्यूरेशन है, पैनकोलाइटिस लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज है या फिर चाइल्डहुड में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिस्क क्या होता है, 3.5% होता है, ओके। 2% ये तो लिखी हुई है। कहते हैं कि सो एज आफ्टर 10 ईयर्स, ओके आफ्टर 10 ईयर्स तो 2% होता है चांस कैंसर का, ओके। 10 साल के बाद क्या होता है कि 2% चांस होता है। दैट इज़ वाई आपने क्या करनी है, हर 10 साल के बाद कोलोनोस्कोपी करनी होती है। और आपने क्या देखना होता है, अगर कोई डिस्प्लेजिया मिल गया तो आपने सर्जरी करनी होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ कोलोनोस्कोपी इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस, नंबर 1 डिजीज के एक्सटेंट को देखने के लिए, नंबर 2 मेलिग्नेंसी को रूल आउट करने के लिए, नंबर 3 क्रॉन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, नंबर 4 थेरापी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। कभी भी कोलोनोस्कोपी आपने टॉक्सिक मैगाकोलोन में नहीं करनी होती, अदरवाइज कोलोन फट जाएगा। अगर राइट इलिक फोसा में मैस मिल रहा है तो क्या क्या डिफरेंशियल बन सकते होते हैं, क्रॉन्स डिजीज है, इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस आ जाता होता है, क्लियर। इसके अलावा अमीबोमा आ जाता है, कार्सिनोम ऑफ सिकम, पेरिपेंडिकुलर फ्लैगमोन, एक्टिनोमाइसिस आ जाता है। जो अपेंडेक्टमी के लिए 4 तरह के इंसिजन होते हैं, ग्रिड आयरन, रदरफोर्ड मॉरिसन है। इसके अलावा लोअर मिडलाइन आ जाता है और लेंस इंसिजन आ जाता है। जो ग्रिड आयरन इंसिजन होता है, ओके, अपेंडेक्टमी में देते होते हैं अगर डायग्नोसिस सर्टेन हो चुका है। जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व होती है वो वल्नरेबल टू द डैमेज होती है ग्रिड आयरन में। और अगर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व डैमेज होगी तो इनडायरेक्ट राइट इंक्वाइनल हर्निया हो जाएगा, ओके, ठीक है। और जो ग्रिड आयरन होता है ना, इसमें स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, फेशिया और एक्सटर्नल ऑब्लिक को काटते हैं और इंटरनल ऑब्लिक को ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को स्प्लिट कर देते हैं। जबकि रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन कब देते होते हैं, अगर अपेंडिक्स लिट्रोसिकल है या फिक्स्ड अपेंडिक्स है, जिसमें सारी लेयर्स को आपने कट कर देना होता है, ओके। इंटरनल ऑब्लिक को भी, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस को भी। लेंस इंसिजन में ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, अम्ब्लिकस से 2 सेंटीमीटर नीचे होता है। लोअर मिडलाइन इंसिजन जब यूज़ करते हैं जब आपको डाउट हो इलियो इंग्वाइनल नर्व हर्निया के रिपेयर में डैमेज हो जाती है। और अगर इलियो इंग्वाइनल नर्व डैमेज हो गया तो एनेस्थीसिया के रूट पे रूट ऑफ पीनस पे आपको एनेस्थीसिया देखने को मिलेगा। अपेंडिसाइटिस में 2 साइंस आपको 4 साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंटिंग साइन जो कि मैकबर्नी पॉइंट्स में होता है। रॉप्सिक साइन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को पाल्पेट करने से क्या होता है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट करने से राइट इलिक फोसा में पेन आपको देखने को मिलता है। सोस साइन और ऑब्चुलेटर साइन होता है। सोस साइन में होता है पेन होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप में देखने को मिलता है, रेट्रोसेकल अपेंडिक्स में होता है। ऑब्चुलेटर साइन में क्या होता है, पेन फ्लेक्शन पे, इंटरनल रोटेशन पे देखने को मिलता है, या आपको पेल्विक अपेंडिक्स में देखने को मिलता होता है, क्लियर। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स रेट्रोसेकल होती है, फिर पेल्विक होती है। रेट्रोसेकल का मतलब है 12 o'clock होती है। इन द पोस्ट
पोस्ट आइलियल पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स है। अगर अपेंडिक्स की पोस्ट आइलियल पोजीशन होती है तो ओके, और अपेंडिसाइटिस के कोई टिपिकल फीचर नहीं है तो अपेंडिक्स वगैरह मिस हो सकता होता है, यानी पोस्ट आइलियल पोजीशन में आपको अपेंडिसाइटिस के फीचर नहीं देखने को मिलते। मोस्ट कॉमन ट्यूमर अपेंडिक्स का होता है, कौन सा होता है, कार्सिनॉइड होता है। अगर 2 सेंटीमीटर से नीचे का है तो डिस्टल पार्ट में होता है, इसके 2 सेंटीमीटर से कम का है तो अपने अपेंडेक्टमी करना, और 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का तो अपनी राइट हेमिकोलेक्टमी करनी होती है। इसके बाद एडिनोकार्सिनोमा ऑफ अपेंडिक्स होता है तो इसके लिए राइट हेमिकोलेक्टमी करनी होती है। इसके बाद है कि ओशनल शैलन रेजिमेंट होता है। ओशनल शैलन रेजिमेंट के लिए आपने क्या करना होता है, पेरिपेंडिकुलर फ्लैग बोन आपने देना होता है, क्लियर, पेरिपेंडिकुलर फ्लैग बोन। और नहीं, पेरिपेंडिकुलर फ्लैगमोन में मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी का पेरिपेंडिकुलर फ्लैगमोन है तो आपने क्या करना होता है, ओशन शैलन रेजिमेंट को आपने फॉलो करना होता है, जिसमें आपकी सारी की सारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है, क्लियर, सही हो गया। आपको ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा, मैं थोड़ा देख लो ओशन शैलन रेजिमेंट में क्या था। ओके, अच्छा, ओशन शैलन रेजिमेंट के अंदर क्या होता है कि आपने ना पेशेंट के वाइटस वगैरह को देखना होता है, एनपीओ रखना होता है, पल्स आपने 4 घंटों के बाद देखना है, टेम्परेचर भी 4 घंटों के बाद देखना है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, एंटीबायोटिक देनी होती है, कॉन्ट्रास्ट इनासिटी स्कैन करना होता है। ओके, अगर एब्सेंस बन गई है, ठीक हो गया, कॉन्ट्रास्ट इनासिटी स्कैन एब्सेंस को देखने के लिए होता है। और कब आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को आपने छोड़ना होता है, अगर पेशेंट मैनेज कर गया 24 से लेकर 48 घंटों में तो आपने क्या करना होता है, ओके, तो आपने इसको छोड़ देना होता है, ठीक हो गया। ओके, अगर पल्स रेट बढ़ रहा है, ओके, एब्डोमेन पेन ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके, निमोनिक इसका MVP, अगर मैस बढ़ रहा है, वॉमिटिंग आपको देखने को मिल रही है, ओके, P से पल्स रेट बढ़ रहा है, इसके अलावा एब्डोमिनल पेन है, तो इस केस में आपने क्या करना होता है, लाइक आपने इसको छोड़ देना होता है। ओके, और अगर एब्डोमिनल कैविटी में पस है तो आपने CT स्कैन करना होता है, उसके हिसाब से आपने ड्रेनेज करनी होती है। अपेंडिकुलर एब्सेस के लिए भी सेम होता है आपका, ठीक हो गया। CT गाइडेड ड्रेनेज होती है, ओपन ड्रेनेज कब करेंगे, जब रिट्रोसिकल या सबसिकल एब्सेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, स्टार्ट करते हैं ऑर्थोनेगेट से। ओके, न्यू बॉर्न है जिसको अनइवन ग्लूटियल फोर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू बॉर्न जिसको अनइवन ग्लूटियल फोर्ड है, लिमिटेशन इन एबडक्शन, एबडक्शन अपना ना, ओके, जो थाई है वो आउटवर्ड मूव नहीं कर सकता, एबडक्शन में है। और लिम्फ है, लिम्फ है वो पॉजिटिव बार्लू ऑटोलेली टेस्ट होता है। बार्लू में क्या होता है कि आप क्या करते हो, हिप की एडक्शन करते हो, और जो होता है ना फीमर होता है वेस्टाबुलम से बाहर निकल जाता होता है। और जो आपका ऑटोलेनी होता है, इसमें क्या होता है कि आपको जब आप एडक्शन करोगे तो एबडक्शन करोगे, हिप वापस अपने वेस्टाबुलम में चला जाता होता है, क्लियर। ये बार्लू ऑटोलेली टेस्ट होता है। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन चॉइस, अल्ट्रासाउंड होती है, क्लियर, इसके लिए। ओके, अल्ट्रासाउंड एक्सरे होती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। अगर न्यू नेट है तो आपने क्या करनी है, हिप के फ्लेक्शन करनी है और एबडक्शन करनी होती है, इस पोजीशन को आपने मेंटेन करना होता है सप्लेंट से, ठीक हो गया। ओके, इसके यानी फ्लेक्शन करना है और एबडक्शन करनी होती है विद पॉलिक हार्डनेस है, क्लियर, सही हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर 1 साल के बाद आपने क्या करनी है, ओपन रिडक्शन करनी होती है विद बोनी रीअलाइनमेंट है। और कास्ट कौन सा इस्तेमाल करोगे, स्पाइक का कास्ट इस्तेमाल करोगे, क्लियर। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, ओके, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, स्पाइना बाफिडा, इनमें आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर, सही हो गया। तो न्यू बॉर्न जिसमें अनइवन ग्लूटियल फोल्ड है, लिमिटेशन इन एबडक्शन, एबडक्शन नहीं कर पाता, लिम्फ है, पॉजिटिव बार्लू ऑटोलेनी टेस्ट है, तो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप होता है, फीमेल में देखने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड करा लोगे, एक्सरे करा लोगे, ट्रीटमेंट में कहते हैं फ्लेक्शन एबडक्शन विद पॉलिक हार्डनेस है, और बोनी रीअलाइनमेंट विद स्पाइक का कास्ट होता है। रिस्क फैक्टर में फैमिली, ब्रीच या स्पाइना बाफिडा है। अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है, लिम्फ है, और 1 सेकेंड पेन ग्रॉइन में, नी में या थाई में आपको देखने को मिल सकता है, क्लियर, और एबनॉर्मल गेट है, लेकिन 2 साल से ऊपर का बच्चा है। पहले वाले केस में ना न्यू बॉर्न था, अब 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो, और एबनॉर्मल गेट है, तो आपका डायग्नोस क्या होगा, ओके, लेग पर्थी सिंड्रोम हो जाएगा, ओके, लेग काफ पर्थी सिंड्रोम हो जाएगा। बॉयज में ज़्यादा अफेक्ट होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ एपिफाइसिस ऑफ फीमर आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर, सही हो गया। लेग पर्थीस डिजीज होता है, इसमें आपने एक्सरे कराना होता है, ओके, ठीक हो गया। जिसमें आपको स्मॉल और डेंस फीमर का हेड देखने को मिलता है, स्मॉल और डेंस फीमर का हेड आपको देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है, पेन किलर आपने देनी होती है, ओके, ट्रैक्शन आपने करनी होती है ताकि मजीद डैमेज ना हो, फिजियोथेरापी आपने करनी होती है। अब नेक्स्ट एडोलेसेंट आ गया। अब एडोलेसेंट है, 1 सेकेंड, उसका ग्रॉइन में, थाई में, नी में पेन है, लिम्फ है, और अब एक्सटर्नल रोटेशन आपको ये लेग की, अगर लेग की एक्सटर्नल रोटेशन हो गया तो रट्टा मार लेना, स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस देखने को मिलता होता है, क्लियर, ठीक हो गया। ये आपको शॉर्ट चब्बी बॉयज में देखने को मिलता होता है, 10 से लेकर 16 वाले में, क्लियर, सही हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगी, एक्सरे कराना होता है और इमरजेंसी में आपने इसको रिपेयर करना होता है, क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। यंग चाइल्ड है, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, अब उसकी लेग की मूवमेंट रिड्यूस हो गई है, यानी लेग की मूवमेंट कम हो गया, पेनफुल लेग की मूवमेंट है, ओके। अब ये देखो लेग की पोजीशन है, ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये लोअर लिम्स की पोजीशन, अगर फ्लैक्शन है, ओके, मिमोनिक है, FAE फे, ओके, ये सब बड़ा अजीब सी चीज़ है, फ्लैक्शन, फ्लैक्शन, एबडक्शन, फैब से रट्टा मार सकते हो, FABE फैब, फ्लैक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन है, तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, ओके। फ्रैक्चर जिसमें ना बोन एक साइड से बेंड हो जाती है, दूसरी साइड से फ्रैक्चर होती है, उसको ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर करती है, कॉर्टेक्स पार्शियली ब्रोकन होता है, क्लाविकल में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है, ओके। एबडक्टेड मैन, एबडक्टेड आर्म है, प्रोमिनेंट एक्रोमियन है, और एक्सटर्नली रोटेटेड है, जस्ट लाइक शेकिंग हैंड पोजीशन। आप इमेजिन करो आप हैंड को शेक कर रहे हो तो एक्रोमियन आपका प्रोमिनेंट हो गया, एक्सटर्नल रोटेट हो गया, ठीक हो गया,
ओके 1 सेकेंड, ऊपर वाला पॉइंट लिखा हुआ बस फ्लैक्शन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन है। ओके आफ्टर द इंजरी टू द शोल्डर, तो क्या डायग्नोस बनेगा, एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर होता है, एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर होता है। ओके और शोल्डर की जो डिस्लोकेशन होती है ज़्यादातर एंटीरियर इंफीरियर में आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, सही हो गया। कि क्या वजह होती है किस वजह से होती है, फोर्सफुल एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से होती है। और इसमें ना ग्रेनार्ड लैब्रम भी डैमेज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बेनकार्ट लियन। क्लियर, बेनकार्ट लियन आपको देखने को मिलती है। अब इसका रिपेयर कैसे करते होते हैं, 1 सेकंड, आपने ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और इसके लिए 3 मेथड होते हैं। ओके निमोनिक KHH, ओके कैंची से KHH, K से कोचर मेथड है, H से हिपोक्रेटिक और H से होगा हैंगिंग आर्म या ग्रेविटेशनल मेथड होता है। जो कोचर मेथड होता है उसमें निमोनिक होता है टेयर, T से ट्रैक्शन, E से एक्सटर्नल रोटेशन आ जाता है, A से आपका एडक्शन आ जाता है और R से क्या होगा, रोटेशन होगी। ओके वही ना, इसको ऐसे रट्टा मारना है कि अगर एबडक्शन की वजह से हो तो आपने एडक्शन करनी है, रोटेशन एक्सटर्नल हुई थी तो आपने इंटरनल रोटेशन करनी होती है। क्लियर, ट्रैक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन ये रट्टा मार लेना। हिपोक्रेटिक मेथड में क्या होता है, इसमें ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं लेकिन इसमें जो एल्बो होता है वो क्या होता है एक्सटेंडेड होता है। ओके एक्सटेंडेड एल्बो होता है, जबकि जो हैंगिंग आर्म होता है इसमें आर्म हैंग करा होता है विद द सैंड बैग। ओके एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ शोल्डर डिसलोकेशन, एक्सिलरी नर्व की पाल्सी आपको देखने को मिल सकती है, नर्व की डैमेज हो जाएगी, लाइक एक्सिलरी नर्व की पाल्सी हो सकती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की हो सकती है। मसल कौन सा डैमेज होगा, ओके नर्व कौन सी डैमेज होगी, एक्सिलरी ब्रेकियल प्लेक्सिस। मसल कौन सा डैमेज होगा, सुप्रास्पाइनेटस हो जाएगा। इसके अलावा रिकरेंट डिसलोकेशन आपको देखने को मिल सकती है, बोन डैमेज हो जाएगी। ओके कौन सी बोन डैमेज होगी, कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। इसके अलावा ग्लिनॉइड लैब्रम डैमेज हो जाएगा जिसको बोलते हैं बेनकार्ट लियन। ओके तो एक्सिलरी नर्व, सुप्रास्पाइनेटस, ग्लिनॉइड लैब्रम है। इसके बाद ओके एक पेशेंट को एपिलेप्सी हुआ था। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंट को एपिलेप्सी हुआ, ठीक है। एपिलेप्सी के अटैक के बाद एडक्शन और इंटरनल रोटेशन बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है। ऊपर वाले में एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन था, यहाँ पे एडक्शन और इंटरनल रोटेशन है, तो इसकी वजह से पोस्टीरियर डिसलोकेशन देखने को मिलती है। अब इसके बाद ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, ह्यूमरस का जो शाफ्ट फ्रैक्चर हो चुका है तो इसमें जो नर्व डैमेज होती है वो रेडियल नर्व डैमेज होती है। इसका आपने कैसे मैनेजमेंट करना होता है, ओके मेन तो आपका ORIF होता है। अच्छा मेनली आई के कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होता है, स्लिंग्स या सप्लिमेंट दे दोगे 2 से लेकर 3 पे, ठीक है। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट आपने कब करना होता है, अगर ओपन फ्रैक्चर है, वास्कुलर इंजरी है या मल्टीपल इंजरीज होती है, इस केस में आपने क्या करना होता है, ओपन ट्रीटमेंट करना होता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी है, अगर रेडियल आर्टरी की इंजरी है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी होती है, लेकिन अगर ब्रेकियल आर्टरी की इंजरी है तो आपने ऑपरेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। ऑपरेशन में क्या होता है, ORIF ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन विद अ प्लेट आ जाती होती है। इसके अलावा आप इंट्रामेडुलरी नेलिंग भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। और इसके अलावा अगर रेडियल नर्व अगर डैमेज हो गया ना तो आपने इसका नर्व ग्राफ्ट लेना होता है। कहाँ से लोगे, सीरियल नर्व से लोगे। यंग चाइल्ड है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यंग चाइल्ड फॉल हो गया आउटस्ट्रेच हैंड पे तो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है। अगर ऑस्टियोपोरोटिक लेडी है वो अगर आउटस्ट्रेच हैंड पे गिर गई है तो कोलिस फ्रैक्चर है, और अगर अडल्ट गिर गया तो क्या हो जाएगा, इसके कहने का मतलब इसके फाइट का फ्रैक्चर हो जाएगा। अगर ओके तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है, 97% एक्सटेंशन होता है, 3% फ्लैक्शन की वजह से होता है। अब इसकी 3 टाइप होती है। टाइप 1 में क्या होता है, जो फ्लैक्शन होता है सॉरी जो फ्रैक्चर होता है वो अनडिस्प्लेज होता है, इसके पार्ट्स अनडिस्प्लेज होते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, एंगुलेटेड पोस्टीरियरली, पीछे से एंगुलेटेड होता है लेकिन जो पोस्टीरियर ऑस्टियम होती है वो इंटैक्ट होती है। ओके तो टाइप 3 होता है, इसमें जो फ्रैक्चर होता है कंप्लीटली डिस्प्लेस्ड होता है विद ओवरलैपिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स। ठीक हो गया, ओके ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो टाइप 1 में क्या था, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर था। टाइप 2 में क्या था, एंगुलेटेड पोस्टीरियरली था, ओके पीछे से एंगुलेटेड था। ओके और जो टाइप 3 वाला था वो क्या था, लाइक आप कह सकते हो कि कंप्लीटली डिस्प्लेस था। टाइप 1 में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, टाइप 2 में क्लोज रिडक्शन और कास्ट फिक्सेशन आ जाती है। तो टाइप 3 के अंदर क्या होता है, आपने क्या करना होता है, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन आपने करनी होती है। रिडक्शन को कैसे मेंटेन करोगे, के वायर से करोगे। क्लियर, ऑलमोस्ट मैंने सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन के वायर से करते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में नर्व कौन सी डैमेज होती है, एंटीरियर इंट्रोशियस और रट्टा मारे ना RUM रम, रेडियल अल्नर और मीडियन नर्व आ जाती है। आर्टरी में ब्रेकियल आर्टरी है, ओके वूकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी, वुंड का इन्फेक्शन है। ओके और डिलेड कॉम्प्लिकेशन में हर फ्रैक्चर की सिमिलर है, मैल यूनियन, नॉन यूनियन, जॉइंट की एट्रोफी है, स्यूडी की एट्रोफी है, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस होता है। ये किसने हाईलाइट कर लिया, ओके ठीक है। मैल यूरियन इन केस ऑफ सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, अगर मैल यूरियन होता है तो उसकी वजह से क्यूबिटस वायरस हो जाता है, इसको बोलते हैं गन स्टॉक डिफॉर्मिटी है, गन स्टॉक डिफॉर्मिटी है। ओके व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नर्व जो कि डैमेज होती है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर में, वो होती है आपकी इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है। इसके अलावा और फ्रैक्चर ऑफ शैफ्ट में कौन सी होती है, रेडियल होती है। ओके इसके अलावा जो मीडियल एपिकोंडाइल में कौन सी होती है, अल्नर नर्व होती है। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में कौन सी होती है, एक्सिलरी होती है। सारे एमसीक्यूज पॉइंट बता दिया। वूकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, परमानेंट फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर होता है। क्लियर, हैंड का रिस्ट का देखने को मिलता है जिसकी वजह से क्ला हैंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ कंप्रोमाइज ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। ओके यानी ब्रेकियल आर्टरी अगर डैमेज होगी, मसल का फाइब्रोसिस होगा और फ्लैक्शन कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा हैंड का और रिस्ट का, जिसकी वजह से आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। ओके ओल्ड एज में, ओल्ड एज है, ऑस्टियोपोरोटिक लेडी आउटस्ट्रेच हैंड पे गिरी है तो कोलिस फ्रैक्चर हो जाएगा, डिनर फॉक डिफॉर्मिटी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर
एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द रेडियस विद इन 2.5 सेंटीमीटर, तो आपको एक्सरे कराना होता है। ओके, उसकी मैनेजमेंट क्या होती है कॉलेज फ्रैक्चर की? कॉलेज फ्रैक्चर की मैनेजमेंट है फॉर एग्जांपल लाइक आपके, फिर इसके बाद मोंटीचिया और गैलीजिया भी आ जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसकी मैनेजमेंट क्या होगी कॉलेज फ्रैक्चर की? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, लाइक अगर किसी का पहले तो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट करनी होती है। क्लियर, सही हो गया। नॉन ऑपरेटिव में क्या होता है कि वोलर फोर आर्म सप्लिंट देना होता है, वोलर फोर आर्म सप्लिंट्स देना होता है, क्लोज रिडक्शन विद कास्ट फिक्सेशन आपने करनी होती है, उसको पाल्मर फ्लेक्शन के अंदर और अल्नर डिविएशन के अंदर आपने हैंड्स को हेल्ड करना होता है। लेकिन अगर ऑपरेटिव करना पड़ गया तो वही है ऑपरेटिव आपका। ओके, ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करना होता है। इसके अलावा परक्यूटेनियस की वायर भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं, लेकिन मोस्टली आपने क्या करना होता है, क्लोज रिडक्शन विद कास्ट फिक्सेशन आपने करनी होती है। इसके बाद ओल्ड एज है, फ्लैक्स हैंड पे गिर गया तो आपने क्या होता है, स्मिथ फ्रैक्चर होता है। ओके, स्मिथ में आपको वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, ठीक हो गया। ओके, इसके फाइट का फ्रैक्चर पे आ जाते हैं। ओके, यंग एज चिल्ड्रन है। ओके, यंग एज का अडल्ट है। ओके, जो कि फार हो गया, आउटस्ट्रेच हैंड पर रेस्ट में पेन है, एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में टेंडन ऐसा, तो उसके फाइट का फ्रैक्चर होता है। ये वो हड्डी होती है जो एक्सरे पे नजर नहीं आती होती, एक्सरे नॉर्मल होता है। फ्रैक्चर आपको 2 से लेकर 3 हफ्तों के बाद देखने को मिलता है। कैसे कंफर्म करोगे? एमआरआई से करोगे। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या होता है, थंब में स्पाइका कास्ट अप्लाई करोगे, थंब में स्पाइका कास्ट अप्लाई करोगे, फिर एक्सरे कराओगे 3 हफ्तों के बाद। अगर अनडिस्प्लेस है तो आप प्लास्टर अप्लाई कर दोगे, अगर डिस्प्लेस है तो ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन आप करा लोगे। क्लियर, और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, नॉन यूनियन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ प्रोक्सिमल पोल आपको देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक है। इसके फाइंड में याद रट्टा मार लेना कि एक्सरे में आपको कोई भी फाइंडिंग आपको देखने को नहीं मिलती होती। ओके, ठीक हो गया। 2 से लेकर 3 हफ्ते के बाद मिलती होती है। डेट इज वाई आपने स्पाइक का कास्ट लगा देना, एक्सरे को रिपीट करना है। अगर अनडिस्प्लेस है तो प्लास्टर अप्लाई कर देना है, डिस्प्लेस है तो ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन करनी होती है। ओके, इसके बाद आ गया मोंटीजिया और गलेजिया। गलेजिया में फ्रैक्चर ऑफ रेडियस होता है विद डिसलोकेशन ऑफ अल्ना। क्योंकि मोंटीजिया में क्या होता है, मोंटीजिया में आपको प्रोक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर होता है और डिसलोकेशन रेडियस की देखने को मिलती है। मोंटीजिया और गलेजिया दोनों में आपने ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन आपने करनी होती है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट आपका इंटरस्कैपुलर फ्रैक्चर ऑफ इंट्रास्कैपुलर। जो फेमरल नेक के फ्रैक्चर होते हैं 2 तरह के होते हैं, इंट्रास्कैपुलर, एक्स्ट्रा कैप्सुलर। जो इंट्रा कैप्सुलर होते हैं इसमें ये वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड आपको देखने को मिलता होता है। दैट इज वाई आपने इसको अच्छे से मैनेज करना होता है। क्लियर, अगर अनडिस्प्लेस्ड हैं तो आप इंटरनल फिक्सेशन करोगे, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन और डायनेमिक हिप स्क्रू इस्तेमाल कर लोगे। अगर डिस्प्लेस हो चुका है तो आर्टिफिशियल हेड लगाओगे या फिर आप क्या इस्तेमाल करोगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर लोगे बाय प्रोस्थेसिस है। लेकिन इसके अलावा आप DHR भी करते होते हैं। ओके, DHR इन यंग पेशेंट, ठीक हो गया। ओके, DHR या डायनेमिक हिप स्क्रूज यहाँ पे लिखना चाहिए था उसको। ओके, ठीक है। ओल्ड पेशेंट है जिसमें DVT होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो आपने पोस्ट ऑपरेटिव एंटी कोआगुलेशन में आपने अप्लाई करना होता है। अगर एक्स्ट्रा कैप्सुलर है तो आपने हिप के स्क्रूज से या प्लेट से आपने ठीक करना होता है। क्लियर, ठीक हो गया। इसके बाद है स्मिथ पैटरसन नेल। ये फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर में इस्तेमाल होती है। फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर में क्या इस्तेमाल होती है, स्मिथ पैटरसन नेल होती है। इसको रट्टा मारने MCQ पॉइंट होता है। इसके बाद फ्रैक्चर ऑफ फेमरल शाफ्ट होता है। अगर इन्फेंट है तो आपने गैलोस ट्रैक्शन देनी होती है, चाइल्ड है तो आपने बैलेंस ट्रैक्शन देनी होती है, अडल्ट है तो इंट्रामेडुलरी नेलिंग होती है। ओके, इन्फेंट में गैलोस, चाइल्ड में बैलेंस ट्रैक्शन और अडल्ट में इंट्रामेडुलरी नेल फिक्सेशन आ जाती है। फीमोरल शाफ्ट के फ्रैक्चर में ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है 1.5 लीटर का, तो इसमें आपने रिसस्टेशन करनी होती है। फ्लैक्शन एंड रैपिड रोटेशन। ओके, फ्लैक्शन या मीडियल रोटेशन ऑफ नी, इसकी वजह से क्या होता है, मेनिस्कस की इंजरी आपको देखने को मिलती है। क्लिकिंग साउंड होती है। ओके, व्हेन द नी इज एक्सटेंडेड, क्लिकिंग साउंड व्हेन द नी इज एक्सटेंडेड, तो मेनिस्कस का रिपेयर हो चुका है, टीयर हो चुका है मीडियल मेनिस्कस का। MRI आपने करना होता है, आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर आपने करना होता है, मेनिसेक्टमी आपने करनी होती है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद फुटबॉल की इंजरी है, सीवियर नी पेन है, पेन ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट है। ओके, एब्डक्शन मोर देन द नॉर्मल। ओके, एब्डक्शन कुछ ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। दैट मीन्स कौन सा लिगामेंट टूट चुका है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ज़्यादा टूट चुका है। ओके, फुटबॉल की इंजरी है, सीवियर नी पेन है, पेन ऑन द लैटरल एस्पेक्ट किया। ओके, और कहने का मतलब है इंडक्शन ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट टूट गया। तो इसके लिए आपने इन दोनों के लिए आपने हिंज कास्ट इस्तेमाल करना होता है, हिंज कास्ट। इसके बाद फुटबॉल की इंजरी है, ये तो हो गया अच्छे से। फुटबॉल की इंजरी है, नी जॉइंट में पेन और स्वेलिंग हो गया और नी फ्लैक्शन और 90 डिग्री, यानी जब आपने नी की फ्लैक्शन की ना 90 डिग्री पर तो नी जो टिबिया था वो आगे की तरफ निकल आया। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर ट्रार साइन होता है। ओके, ठीक हो गया। एंड आल्सो ऑन फिक्सेशन ऑफ नी। ओके, यानी अगर ना जो नी होता है अगर आगे की तरफ आ जाए, ओके, कब आगे पर आ जाए, जब 90 डिग्री पर फ्लैक्शन कर रहे हो या नी की फिक्सेशन कर रहे हो 20 पर, तो अगर नी की फिक्सेशन कर रहे हो 20 पर उसको बोलते हैं लचमैन टेस्ट, और अगर 90 पे कर रहे हो तो एंटीरियर ट्रार साइन होता है। एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट का आपको टेयर देखने को मिलता होता है एंटीरियर ट्रार साइन में। MRI आपने करनी होती है, पेशेंट को इमोबिलाइज करना होता है या फिर आर्थ्रोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन करनी होती है। बोन का ट्यूमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जॉइंट सेल ट्यूमर होता है ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है, एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करता होता है। क्लियर, सही हो गया। ओके, यहाँ पे निमोनिक GOE यानी जी जो जॉइंट सेल ट्यूमर एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करता है, ओस्टियोसार्कोमा मेटाफाइसिस को करता है, और जो आपका एविंग
सार्कोमा होता है डायफेसिस को करता होता है, ठीक है। जो जॉइंट सेल में आपने सोबबल अपीयरेंस देखने को मिलती है, सर्जरी आपने करनी होती है। ओके, ओस्टियोसार्कोमा में सनबर्स्ट अपीयरेंस या कोड बैंड ट्रायंगल होता है, आपने आपने सर्जरी कीमो रेडिएशन करनी होती है। जबकि एविंग सार्कोमा में पहले कीमो रेडिएशन दोगे, फिर आप सर्जरी अप्लाई करते हैं। पेल्विस के फ्रैक्चर में आपको तकरीबन 2 से लेकर 3 लीटर का ब्लड लॉस हो चुका होता था। ओके, स्केल टुबरोसिटी इज नॉट फ्रैक्चर्ड, मोस्टली आर अनडिस्प्लेस्ड होती है। सेपरेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, अगर प्यूबिक सिम्फिसिस सेपरेट हो गया तो ऐसा लगता है कि किताब खुल गई है, तो ओपन बुक फ्रैक्चर कहते होते हैं। ओके, इसके बाद यूरोजेनिटल के नगेट्स हैं। ओके, इसको फिनिश कर लेते हैं यूरोजेनिटल के। ओके, सही है। ओके, किड अगर दो किडनी लोअर पोल पे आके फ्यूज हो गई है एट द लेवल ऑफ L4 वर्टिब्रा, तो हॉर्सशू किडनी होता है, फ्लावर वेस अपीयरेंस होती है, इन्फेक्शन और स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कौन सी आर्टरी ऊपर नहीं आने दे रही होती, आपकी जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है उसको ऊपर नहीं आने दे रही होती। क्लियर, सही हो गया। कौन सी आर्टरी होती है जो ऊपर नहीं आने दे रही होती, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है। और इसमें कौन सी अपीयरेंस देखने को मिलती है, फ्लावर वेस अपीयरेंस आपको देखने को मिलती होती है हॉर्सशू किडनी के अंदर। ठीक हो गया, क्लियर, ये आपको मैंने बता दी अच्छे से। और ये कहाँ पे फीन होता है, L3 एल्बोल के लेवल पे आपको देखने को मिलता होता है। ओके, डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है कि आप IVU करा लोगे, जिसमें आपको वाटर लिली साइन देखने को मिलता है। इंटरमिटेंट वाटर लिली साइन तो इसमें होता है पॉलीसिस्टिक में, मेरे ख्याल से इसमें आपको हॉर्सशू किडनी होती है, नहीं हॉर्सशू नहीं, फ्लावर वेस साइन आपको देखने को मिलता है। ओके, इंटरमिटेंट एंड मॉडरेट हिमाचूरिया इज अ फीचर ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ऑटोसोमल पॉलीकिडनी डिजीज में पाल्पेबल रीनल मास होता है, डल फ्लाइंग पेन होता है, हिमाचूरिया होता है, हाइपरटेंशन, यूरीमिया आपको देखने को मिलता है। ओके, और इन्वेस्टिगेशन में आप अल्ट्रासाउंड IVU करा लोगे। क्लियर, सही हो गया। ओके, अब इसकी जो एसोसिएशन होती है क्रोनिक डायबिटिकुलर हाइपरटेंशन, abdominal wall डिफेक्ट है, बैरी एनेरिज्म है, एओर्टिक डिगर्जिटेशन, लिवर सिस्ट के साथ होते हैं। जब आप IVU करा लोगे तो IVU में आपको स्ट्रेच कैलिसिस मिलेंगे, कैलिसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन करोगे जिसको बोलते हैं रॉफ्सिंग ऑपरेशन है, जिसमें सिस्ट की डीलोफिंग वगैरह कर लोगे। क्लियर, लो प्रोटीन दोगे, रीनल ट्रांसप्लांट कर लोगे अगर रीनल फेलियर हो जाएगा। इसके बाद सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ इंट्राम्यूरल पोर्शन ऑफ यूरेटर, तो सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ इंट्राम्यूरल पोर्शन ऑफ यूरेटर्स को बोलते हैं यूरेट्रोसील कहते होते हैं। और अगर आप IVU करा लोगे तो आपको कोबरा हेड या एल्डर हेड डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है, कोबरा हेड या एल्डर हेड डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, जो पेशेंट होता है उसमें स्टोन के फॉर्मेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, एंडोस्कोपिक डायथर्मी होता है। नेक्स्ट चलते हैं मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूरेट्रिक इंजरी। यूरेटर की जो मोस्ट कॉमन इंजरी होती है वो क्या होती है, आर्ट्रोजेनिक होती है। मोस्ट कॉमन क्या होती है, आर्ट्रोजेनिक होती है। फॉर एग्जांपल हिस्टेक्टमी में गट की सर्जरी कर रही होती है। बेस्ट वे टू प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आपने क्या करना है, सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव स्टेंट पास कर दो। ठीक हो गया, यूरेटर के अंदर ताकि नजर आना शुरू हो जाए। अगर यूरेटर डैमेज हो गया, ओके, यूरेटर डैमेज हो गया, कंप्लीट ट्रांसेक्शन है लेकिन कोई लेंथ लॉस नहीं हुई, तो आपने क्या करना होता है, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करनी है जे स्टैंड से। अगर लिटिल लॉस ऑफ लेंथ है तो आपने क्या करना होता है, एनास्टोमोसिस क्रिएट करनी होती है। कैसे एनास्टोमोसिस क्रिएट कर दोगे, विदाउट टेंशन, बोरी फ्लैप इस्तेमाल कर सकते हो या सोस हिच इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लेंथ लॉस हो चुकी है तो आप क्या करोगे, इंटरपोजिशन ऑफ लूप ऑफ आइलियम, लूप ऑफ आइलियम या अपेंडिक्स इस्तेमाल कर लोगे, या यूरेट्रोस्टमी कर दोगे, या किडनी को पेल्विस में डाल दोगे, या नेफ्रेक्टमी कर दोगे। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। इसके बाद पेल्विक यूरेटरी जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसकी वजह से आपको यूनिलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है। इसमें जो फ्लैंक में पेन होता है फ्लूइड लेने से बढ़ जाता होता है, रिलीव बाय ओके वाइडिंग। ठीक हो गया, इसमें आपने एंटी या पोस्ट एंटी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं टू डायग्नोस इन द चिल्ड्रन, DTPS स्कैन कर सकते होते हैं, ओके, टू डायग्नोस द पेल्विक यूरेटरी जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड न्यूनेट होता है। क्लियर, सही हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एंडरसन हाइंस डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी आ जाती होती है। इसके अलावा एंडोस्कोपी पाइलोटमी वगैरह भी आ जाते होते हैं। क्लियर, सही हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, किडनी के स्टोन्स आ जाते हैं। ओके, निमोनिक्स ने CPU बता दिया। ओके, किडनी के स्टोन्स होती है, किडनी के स्टोन्स होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन यही होते हैं। अब इनकी अपीयरेंस हमने रट्टा मार लेनी है। कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स इरेगुलर होते हैं। ओके, शार्प प्रोजेक्शन होता है और हिमाचूरिया करा देते हैं। जो अमोनिया मैग्नीशियम फॉस्फेट के स्टूवाइड स्टोन्स टाइगोन होते हैं, ये प्रोटीज है, स्टाफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस की वजह से होते हैं, अल्कलाइन यूरिन में होते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन रेडियोल्यूसेंट होते हैं, CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड कराना है। सिस्टाइन के स्टोन हार्ड होती है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सिन से नहीं टूटते होते। क्लियर, सही हो गया। क्लियर, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब जो होते हैं ना आपके जो किडनी के स्टोन है, यूरेटर के स्टोन है, इन सब के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन आ जाता होता है, नॉन कॉन्ट्रास्ट हेलिकल CT स्कैन आ जाता है। इसके अलावा IVU करा सकते हैं, किडनी के फंक्शन को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते होते हैं, एक्सरे KU भी करा सकते होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर अब इसकी मैनेजमेंट पे आ जाती है। ओके, अगर स्टोन का साइज 5 मिलीमीटर से कम का है तो आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करना होता है। अगर बायलैटरल स्टोन्स होती है, ओके, तो जो बेटर फंक्शन किडनी आप उसको ठीक करना होता है। ओके, अगर 6 से लेकर 8 मिलीमीटर का तो आपने क्या करनी है, टैमसाइलोसिन इस्तेमाल करनी होती है। अगर 2 सेंटीमीटर से तक का स्टोन है तो आपने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करनी होती है। ओके, और अगर स्टोन अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा का है तो आपने क्या करना है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी वगैरह करनी होती है। यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कब करोगे, जब किडनी स्टोन 2 सेंटीमीटर से कम का हो, यूरेटर का स्टोन क्या होगा 1 सेंटीमीटर
से कम का होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? प्रेगनेंसी में, ब्लीडिंग डायस्थीसिस में, हाइपरटेंशन में नहीं करना होता, यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में आपने नहीं करना होता। क्लियर? सही हो गया। अब यूरेटर के जो स्टोन्स होते हैं इसमें जो पेन होता है, कॉलिक की पेन देखने को मिलता होता है, लेकिन अगर ये यूरेटर को कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो पेन स्टॉप हो जाता है। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? 1 सेंटीमीटर से कम क्या तो यूरेट्रोस्कोपिक स्टोन रिमूवल, अगर 1 सेंटीमीटर से ऊपर क्या तो यूरेट्रोस्कोपी, अगर छोटा है तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक और लिथोट्रिप्सी होता है। क्लियर? सही हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।